तो शुरुआत करते हैं। ये हम पेपर ले रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर ग्रुप बी 2023 में, जो नायर ने लिया था उसका सप्लीमेंट्री पेपर ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हम एमसीक्यू नहीं लिए हैं, हम सीधे सिर्फ क्वेश्चंस पर जो आंसर्स इसके हैं या जो रिक्वायर्ड आंसर हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, द रिड्यूस लेवल ऑफ ए पॉइंट ए इज 100 मीटर, द बैक साइड रीडिंग इज 2.455 मीटर and four side reading is inverted staff of point B is 2.745 मीटर. What is the reduced level of the point B? इसमें बाकी सब तो नॉर्मल था, सिर्फ एक ही चीज इसमें जो ध्यान रखने लायक थी कि जो बी पॉइंट पर स्टाफ है वो इन्वर्टेड है, यानी उसकी वैल्यू जो होगी हमको निगेटिव में लेनी होगी, तभी आप इसका जवाब सही आप ले पाइएगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ऐसा कि आर एल जो पॉइंट ए पर है वो तो 100 मीटर हो गया, बैक साइड जो हमने लिया है वो पॉजिटिव था 2.455, और फोर साइड चूंकि इन्वर्टेड है इसलिए उसको निगेटिव आपको लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको रिक्वायर्ड आंसर तक आप पहुंच पाएंगे। तो जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो आर एल ऑफ पॉइंट बी का है, आर एल ऑफ पॉइंट ए प्लस बैक साइड माइनस फोर साइड, ये फॉर्मूला इसका हो गया। अब अगर हम इनकी वैल्यूज को अगर पुट करें तो 100 मीटर ए का वैल्यू हो जाएगा आर एल ऑफ पॉइंट ए का, बैक साइड का 2.455, और फोर साइड का -2.745 का वैल्यू पुट करेंगे। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 5.20 का वैल्यू आएगा, और इस प्रकार से रिक्वायर्ड जो आर एल होगा वो 105.20 की वैल्यू आएगी। तो ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है लिडार। अभी बड़ा फेमस है, लिडार टेक्नोलॉजी से सर्वेइंग की जा रही है। हमारे यहाँ भी राजकोट डिवीजन में भी लिडार से सर्वेइंग कंस्ट्रक्शन ने राजकोट से लेकर के ओखा तक का कंप्लीट कर लिया था। तो लिडार एक सर्वेइंग इक्विपमेंट है, तो ऑटोमेटिकली आपका जवाब आपको मिल गया है कि ये एक सर्वेइंग टेक्निक है, इस विधि से लिडार विधि से सर्वे किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आया था कि फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट यूज्ड इन कंक्रीट अफेक्ट्स विच एस्पेक्ट। अगर हमें कंक्रीट में अगर फाइनर ग्राइंडिंग सीमेंट का फाइनर ग्राइंडिंग अगर हम यूज करते हैं तो उससे, ऐसे तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए थे, पर बेसिकली प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसमें इसका प्रभाव पड़ता है कि इसका जो अर्ली डेवलपमेंट है कंक्रीट स्ट्रेंथ का, उस पर इसके विकास में इसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईआरएस कंक्रीट ब्रिज कोड के हिसाब से, जैसे हमने ब्रिज के मैंने क्वेश्चंस किए थे, लेकिन वो जनरलाइज क्वेश्चन किए थे पहले हम लोगों ने। जैसे देख रहे हैं कि स्पेशली ब्रिज कोड से ये सवाल पूछा गया है, आईआरएस कंक्रीट ब्रिज कोड से। इसमें ये पूछा गया है कि इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन फॉर कंक्रीट, इनमें से कौन सा है जो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन नहीं है। यानी आईआरएस कंक्रीट ब्रिज कोड के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा कंक्रीट के लिए पर्यावरण जोखिम की स्थिति नहीं है। तो एक्सट्रीम, सीवियर, माइल्ड और मॉडरेट, जो ये जवाब दिया गया था नायर के द्वारा, उसमें माइल्ड दिया गया था कि ये नेचुरली है, माइल्ड रहेगा वहां सिचुएशन। अगर बाकी एक्सट्रीम पोजीशन में कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा कंक्रीट पे, माइल्ड रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ब्रिज कोड से है। एज पर आईआरएस स्टील ब्रिज कोड, द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन टू द लेंथ ऑफ ए गर्डर फॉर मेन गर्डर नॉर्मली शैल नॉट एक्सीड। आईआरएस स्टील ब्रिज कोड के अनुसार मुख्य गर्डर के लिए डिफ्लेक्शन और लंबाई का अनुपात सामान्यतः कितना होना चाहिए। देख रहे हैं हम लोग कि ब्रिज से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सिर्फ ब्रिज मैनुअल से नहीं, ब्रिज के अलावा जो बाकी उसके कोड वगैरह हैं तो डीपली सवाल पूछे गए हैं। तो ब्रिज कैजुअली पढ़ने से हम इस सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ब्रिज कोड से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू होती है कि इसका जो रेशियो रहता है वो 1:600 इसका रेशियो रहता है। मुख्य गर्डर के लिए डिफ्लेक्शन और लंबाई में
लेंथ ऑफ ए गर्डर फॉर ए मेन लाइन नॉर्मली सेल नॉट एक्सीड, तो डिफ्लेक्शन जो होता है ये 1:600 सामान्यतः होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी जल्दी से हम आगे बढ़ गए थे। एट नंबर का क्वेश्चन हम, अच्छा सॉरी, पर एक क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली 2 पेज का है इसलिए है। विकार्ट्स एपरेचस इज यूज टू डिटरमाइन विच प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। विकार्ट्स एपरेचस जो होता है वो सीमेंट की किस प्रॉपर्टी की जांच करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बिल्कुल स्टैंडर्ड और फिक्स्ड क्वेश्चन है कि विकार्ट एपरेचस का इस्तेमाल सीमेंट की किस प्रॉपर्टी के लिए किया जाता है, और वह है सेटिंग टाइम। सीमेंट का सेटिंग टाइम पता करने के लिए, या कंक्रीट का जो सीमेंट सीमेंट सेटिंग टाइम है, सीमेंट के का सेटिंग टाइम पता करने के लिए विकार्ट्स एपरेचस का इस्तेमाल किया जाता है। स्लैक लाइम में मुख्यतः क्या होता है, तो स्लैक लाइम का अगर फॉर्मूला हमको याद है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो स्लैक लाइम में मुख्यतः यही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द रिजल्टेंट एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ हाइट h exerted by a backfill acts as। यहां पूछा जा रहा है एच ऊंचाई की दीवार पर बैकफिल द्वारा लगाया गया सक्रिय यानी कि एक्टिव अर्थ प्रेशर जो होगा वो कितना होगा। तो बेस से H3 एबव यानी आधार से जो उसकी हाइट हमको बताई गई थी वॉल की, उसकी 1/3 से ऊपर। इस सवाल के बारे में रोशनी कुछ डाल सकते हैं? चल, जैसे हमारे जो दीवार बना होगा उस पे पीछे मिट्टी डाल दिया तो बैकफिल कर रहा है, उस पे जो लोड पड़ेगा दीवार पे तो उसकी बताएगी कि वो प्रेशर किस पॉइंट पे पड़ेगा। तो एक्टिव प्रेशर का पॉइंट x बाय बेस जैसे मान लो 3 मीटर का दीवार है तो यहाँ 3 मीटर फिलिंग किया, बेस इसका यही है, उसका प्रेशर है बॉटम से दे रहा है कि 1 मीटर पर उसका मैक्सिमम प्रेशर आएगा, तो वहाँ डिजाइन के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। which soil will have the least value of angle of internal friction। किस मिट्टी का आंतरिक घर्षण कोण सबसे कम होता है, तो चिकनी मिट्टी का आंतरिक घर्षण कोण सबसे कम होता है। प्लेट लोड टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन। प्लेट लोड टेस्ट किस काम में आता है, तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पता करने के लिए प्लेट लोड टेस्ट पता किया जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोग को लगे कि साथ कहीं कोई मिस्टेक है तो बताइएगा। When several contour lines coincide at one place, तो इसका मतलब क्या होगा, जहां कई कॉन्टूर लाइंस एक स्थान पर आकर के मिलती है तो यह क्या दर्शाती है, यह दर्शाती है कि वहां पर एक वर्टिकल क्लिफ को रिप्रेजेंट करता है। The value of gradient compensation given for curvature is generally how much per degree। वक्रता के लिए दिए गए ग्रेडियंट मुआवजे का मान सामान्यतः प्रति डिग्री वक्र कितना होता है। ये इंडियन रेलवे पीए मैनुअल में दिया हुआ है, उसके से सवाल लिया गया है। तो उसमें दिया हुआ है कि 0.04% जो कंपनसेशन दिया जाता है ग्रेडियंट में, वो 0.04% का पर डिग्री में कंपनसेशन दिया जाता है। जिसमें इसमें इसी चैप्टर में बताया गया है कि जो वर्टिकल कर्वेचर होता है वो कितना हो सकता है। इसमें से और रिलेटेड कई सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एज पर इंडियन रेलवे पीवे मैनुअल द टॉप ऑफ द गार्डरेल इन ब्रिज ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक शुड नॉट बी लोअर देन द टॉप ऑफ द रनिंग रेल। IRPWM के अनुसार सीधे ट्रैक पर पुल में गार्डरेल का ऊपरी स्तर रनिंग रेल से कितना मिलीमीटर नीचे नहीं होना चाहिए।
यानी कि 25 mm। अर्थात इसका मतलब ये निकला कि मेन लाइन और रनिंग लाइन, मेन लाइन और जो गार्ड रेल है वो दोनों समान तल तक पर तो हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं हो सकते, और अधिक से अधिक 25 mm नीचे तक हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 16, एज पर IRPWM, इसमें से कई क्राइटेरिया दिया हुआ था, मैंने उसमें सभी नहीं लिया है इसमें, कि कौन सा क्राइटेरिया वीक फॉर्मेशन को डिफाइन नहीं करता है। ये क्वेश्चन वैसे ही याद रख कर लीजिए कि उसमें रेल फ्रैक्चर और वेल्ड फ्रैक्चर के कंडीशन वीक इन क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे बाकी क्राइटेरिया होते हैं जो वीक फॉर्मेशन में आते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन पर डिपेंड करने लायक था। क्वेश्चन नंबर 17, विच इक्विपमेंट इज यूज टू मेजर रेल टेम्परेचर ड्यूरिंग एटी वेल्डिंग। एटी वेल्डिंग के दौरान में रेल का तापमान पता करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? उसका नाम है पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रॉड गेज में कन्वेंशनल एसीजे अधिकतम कितने डिग्री की गोलाई तक में बिछाया जा सकता है? तो जो कन्वेंशनल एसीजे हैं, जो सबसे पुराने वाले कन्वेंशनल एसीजे हैं, अभी कन्वेंशनल एसीजे हैं, मॉडिफाइड एसीजे हैं, इंप्रूव्ड एसीजे हैं। तो कन्वेंशनल एसीजे और कन्वेंशनल मॉडिफाइड एसीजे वो दोनों एक ही उसको मान लीजिए, उसी में एक पट्टी लगा करके उसको मॉडिफाइड कर दिया गया था। तो दोनों, उन दोनों को ही, जो मॉडिफाइड भी किया गया था उसे भी, उसे आधे डिग्री तक की गोलाई में ही सिर्फ लगाया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रैक्शन बॉन्ड इन इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक। कौन सा बॉन्ड जो है वो ट्रैक्शन बॉन्ड नहीं है, यानी कि OHE में ये बॉन्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल रेल बॉन्ड इस्तेमाल होता है, क्रॉस बॉन्ड भी इस्तेमाल होता है, स्ट्रक्चर बॉन्ड भी इस्तेमाल होता है। इनमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जैसा कोई भी बॉन्ड OHE में इस्तेमाल नहीं होता, ऐसा कोई नाम उसमें नहीं आता है। ये क्वेश्चन में है, जैसे OHE में आप देखे होंगे कि लोहे की पट्टियां लगा करके रेलों के साथ जोड़ा जाता है, फिर अर्थ किया जाता है, फिर दो रेलों को आपस में, दो लाइनों को भी जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के कई प्रकार के बॉन्ड उसमें आते हैं, इनमें क्रॉस बॉन्ड, लॉन्गिट्यूडिनल बॉन्ड, स्ट्रक्चर बॉन्ड, ये कई बॉन्ड है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नाम का कोई भी बॉन्ड वहां पर नहीं है। As per IRPWM, the criteria for deep screening of main line is based on। तो डीप स्क्रीनिंग के लिए IRPWM में जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है वो सारा क्वेश्चन बेस्ड पर है। अभी करंट नए करेक्शन स्लिप आए हैं, उसमें पुराने नियम और भी बदल दिए गए। पहले वो स्पीड बैंड पर भी डिपेंड करते थे, अभी स्पीड बैंड पर भी डिपेंड नहीं करते हैं। अभी क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार का कर दिया गया है कि यदि 200 mm से कम का क्लीन कुशन अगर उसमें पाया जाता है तो हमें डीप स्क्रीनिंग के लिए उस सेक्शन को प्रपोज कर देना है, उस रेलवे ट्रैक को प्रपोज कर देना है। लेकिन किसी भी हालत में उसका कुशन 150 से नीचे नहीं जा पाए, यानी 200 में आपको कुशन प्रपोज कर देना है जैसे 200 के नीचे आता है, और 150 के आने के पहले आपको उसको डीप स्क्रीनिंग कर देनी है। यानी कहने का अर्थ हो गया कि किसी भी हालत में आपको डीप स्क्रीनिंग ट्रैक में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंड डीप स्क्रीन ट्रैक 150 mm से कम का कुशन उसमें बना हुआ रहे। रीजन बहुत सिंपल है, और भी कई कारण है। एक बहुत सिंपल रीजन है कि टैंपिंग करने के लिए जो मिनिमम कुशन चाहिए वो चाहिए 150। अगर 150 से कम कुशन हो जाएगा तो वो ट्रैक टैंप भी नहीं हो पाएगा। तो अगर टैंपिंग नहीं हो पाएगा तो हम उसके बाकी पैरामीटर्स भी मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, द डिग्री ऑफ एनी कर्व इन ब्रॉड गेज इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय अ कॉर्ड ऑफ लेंथ। ब्रॉड गेज में किसी भी वक्र की डिग्री वह कोण है जो वृत्त के केंद्र पर कितने मीटर लंबाई की कॉर्ड के द्वारा मापा जाता है। तो एकदम फिक्स्ड लाइन है,
चैप्टर में दिया हुआ है पेट्रोल में कि 30.5 मीटर के कॉर्ड्स अगर आप ले लेते हैं किसी वक्र में, और उससे उसके सेंटर पर जो एक काल्पनिक सेंटर होगा, वैसा सेंटर तो हमको लाइन पर दिखाई नहीं पड़ेगा, पर वो थ्योरेटिकली कि 30.5 मीटर का अगर कॉर्ड ले लें और उस कॉर्ड से उस बनने वाले वक्र के केंद्र पर जो भी कोण बनेगा वही उस कर्व की डिग्री कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, एज पर IRPWM the permissible speed on turnout with 1 in 12 ordinary curved switch in BG। IRPWM के अनुसार से अगर 1/12 का ऑर्डिनरी कर्व्ड स्विच है, यानी नॉर्मल कर्व स्विच, ऑर्डिनरी कर्व स्विच क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे पास थिक वेव स्विच भी है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी कर्व स्विच या इसको ओवरराइडिंग कर्व स्विच आप उसको मान लीजिए, ओवरराइडिंग कर्व स्विच भी है। तो इसकी स्पीड, परमिसिबल स्पीड कितनी होगी, तो 30 kmph इसकी होती है। इसी चलते बीच में हमने 1/12 का टर्न आउट मेन लाइन पे इस्तेमाल करके लूप लाइन में 30 kmph बहुतों जगह किए गए। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, What class of welding electrodes are to be used for reconditioning of switch and crossing in turnouts? जो इलेक्ट्रोड रिकंडीशनिंग करने के लिए हम इस्तेमाल में करते हैं, उनमें 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। वो इलेक्ट्रोड्स हैं H3B और H3C। दोनों की खासियत क्या है, H3B का जब इस्तेमाल करेंगे तो ये अधिक से अधिक आपको लाइफ 35 GMT तक आपको दे पाएगी, और H3C का इस्तेमाल करेंगे तो 50 GMT तक। जैसे मान लिया जाए कि हमारे सीएमएस क्रॉसिंग की लाइफ अगर 300 GMT है, 300 GMT है, और अगर आप उसमें H3B का अगर करते हैं तो वो 35 GMT कम से कम अगर उसकी लाइफ शेष है तो H3B का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी लाइफ 50 GMT से ज्यादा शेष है तो आपको H3C का इस्तेमाल करना चाहिए। इन ट्रैक रिकॉर्डिंग कार यूज ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप गेज सेंसर इज मेड फॉर मैक्सिमम रिकॉर्डिंग स्पीड ऑफ। TRC 2 प्रकार की आती है, एक कॉन्टैक्ट टाइप गेज सेंसर, यानी कि गेज पता करने के लिए उसको एक्चुअली में फिजिकली गेज के साथ टच करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है, और दूसरा आता है कॉन्टैक्ट लेस। तो जो कॉन्टैक्ट टाइप का गेज सेंसर का TRC आती है, उसकी अधिकतम स्पीड यानी उसे 100 kmph से अधिक गति उसकी हो ही नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 26, a block section should be planned for through tamping if the percentage of blocks exceed PML as per TRC result is more than। कितने प्रतिशत से ज्यादा ब्लॉक पीएमएल को पार कर जाए तो उसे थ्रू टैंपिंग के लिए प्लान करना पड़ सकता है। तो इसका जवाब होगा 40%। द मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस The maximum horizontal distance from the center of the track to the face of the passenger platform coping for BG line is। यहाँ पर कोपिंग की बात की जा रही है, जो आगे हिस्सा निकला हुआ रहता है। आप IW में तो वैसे भी ज्यादा पता होगा। तो इसमें जो इसका रेंज रहता है 1670 से 1680 होता है, तो इसका मैक्सिमम पूछा गया है, तो 1680 mm इसकी प्लेटफॉर्म कोपिंग की दूरी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगला सवाल है, द एप्लीकेशन टू द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी फॉर द सैंक्शन ऑफ एनी वर्क आर रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय अ मिनिमम ऑफ विच लेवल ऑफिसर। जब भी कोई पेपर डॉक्यूमेंट कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के पास साइन करने के लिए भेजा जाता है, तो उस डॉक्यूमेंट को कम से कम किस लेवल का ऑफिसर साइन करना चाहिए, या उससे कम लेवल के ऑफिसर का सिग्नेचर वैलिड नहीं होगा। तो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड का ऑफिसर, यानी सीनियर DN के रैंक लेवल में जो ऑफिसर्स होंगे,
वो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड रैंक का ऑफिसर होगा, वही साइन कर सकता है, और तभी वो सीआरएस के पास वैलिड पेपर माना जाएगा या आगे प्रोसेस हो पाएगा। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड का ऑफिसर नहीं होगा तो डीआर साइन हमारे यहाँ अगर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव गार्ड का ऑफिसर अगर आपके मान ले ब्रांच ऑफिसर ना हो, तो वैसे कंडीशन में फिर वो डीआरएम के पास। होता है हमारे यहाँ, जैसे मान लीजिए नहीं वो डीआरएम का प्रोटीन बनता है, वो साइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, concrete sleepers are considered for renewal if they have developed notches more than how much at the rail seat। रेल सीट पर अगर रबर पैड नहीं पड़ा हुआ हो तो सिंपल है कि वहां पर नॉचेज तो पड़ ही जाने हैं, या किसी और क्रश हो गया है, हैविली क्रश हो गया है उसके कारण से। अगर 3 mm से ज्यादा का नॉचेज अगर पड़ जाता है, 3 mm से ज्यादा का खड्डा बन जाता है नॉचेज का मतलब, तो उस कंडीशन में हमें उस स्लीपर को डिफेक्टिव मान लिया जाना चाहिए, पीएसए स्लीपर को। पीएसए स्लीपर की अभी कोई कोडल लाइफ नहीं है, उसकी जो लाइफ है वो कंडीशन बेसिस पर है। पहले उसकी लाइफ निर्धारित की गई थी, पर लेटेस्ट करेक्शन स्लिप में उसकी लाइफ को हटा दिया गया है, कोडल लाइफ उसकी नहीं रखी गई है। मैनुअल में नहीं है, मैनुअल में हटा दिया गया है। संभवतः शायद करेक्शन स्लिप नंबर कौन सा है मुझे याद नहीं है, लेकिन करेक्शन स्लिप के द्वारा हटा दिया गया। लेटेस्ट वाला पे मैनुअल देखिएगा अगस्त 2024 में, तो ये हटा दिया गया। शुरू में जो प्रिंट्स आए थे उसमें गलती से रह गए थे, बाद में करेक्ट कर दिए गए। अभी जो कंक्रीट स्लीपर की लाइफ है वो कंडीशन बेसिस पर है। कंडीशन बेसिस का अर्थ है कि कंक्रीट स्लीपर अगर अपने निर्धारित ड्यूटी को पूरा करने में अक्षम हो जाता है तो उस स्लीपर्स को खराब मान लिया जाएगा। जैसे अगर वो गेज होल्ड नहीं कर पा रहा है, लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहा है, टूट गया है, बेस उसका टूट गया, टैंपिंग होल्ड नहीं कर पा रहा है, इंसर्ट के होल ऑबलॉन्ग हो गए हैं, इंसर्ट टूट गए हैं, या इस प्रकार के नोचेज पड़ गए हैं, इन कोई भी कंडीशंस अगर पाई जाती है तो उस प्रकार फिर उस कंक्रीट स्लीपर को डिफेक्टिव मानते हुए उसे बदल देना पड़ेगा। बाकी इसकी लाइफ अभी कोई फिक्स नहीं है, जितना लंबा जितना सेफ्टी के साथ इसको यूज करेंगे उतना लंबा इसका लाइफ हो सकता है। In relaying of point and crossing, at least how much rail length on either side of the turnout should have the same section of the rail as the turnout। कहने का अर्थ है कि जब भी किसी रेल टर्नआउट को हम बदलते हैं, अब मान लीजिए कि 52 kg का रेल सेक्शन चल रहा था और हम फ्यूचर इफेक्ट को देखते हुए हमने टर्नआउट जब चेंज किया तो हमने चेंज कर दिया 60 kg का। अब नाउ 52 kg और 60 kg के हाइट और हेड में काफी फर्क रहता है। रेल हेड को तो चलिए हमने गेज फेस साइड में मैच भी करा लेंगे, पर हाइट का क्या करेंगे? तो इसलिए इसमें कहा गया है कि जब भी पॉइंट एंड क्रॉसिंग किसी सेक्शन में इस पर ऐसी स्थिति में हो जाए तो दोनों तरफ कम से कम एक रेल लेंथ की लंबाई उसी रेल सेक्शन की होगी जिस सेक्शन का टर्न आउट है। मान लिया कि अप्रोचेज 52 kg के हैं, टर्न आउट हमने 60 kg का डाल दिया, तो कम से कम दोनों तरफ एसआरजे के आगे और हिल ऑफ क्रॉसिंग के पीछे कम से कम आपको 13-13 मीटर की एक रेल आपको उसी 60 kg रेल सेक्शन की आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद आप पीछे में जो भी है जंक्शन लगाए हैं या बेल्ट करवाएं, जंक्शन वेल्ड करवाएं या फोर्ज रेल डलवाएं, वो कर सकते हैं। तीन रेल कहाँ रहती है? तीन रेल कौन सी लोकेशन में रहता है? What is the maximum life of detonators after the extension of their life? देखिए सवाल बहुत सुंदर है, ध्यान से देखने लायक है। What is the maximum life of detonator after the extension of their life? यानी कि जीवन अवधि बढ़ाई जाने के बाद भी डेटोनेटर की लाइफ कितनी होगी? तो आपको पता है कि लाइफ जो उसकी होती है सामान्यतः 5 साल होती है, और एक एक साल उसे टेस्ट करके बढ़ाया जा सकता है, पर अधिकतम 8 साल से ज्यादा उसका यूज नहीं कर सकते। और यह मेन लाइन और लूप लाइन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत क्लियरली बोल दिया गया है कि आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ दियर लाइफ, तो इसका जवाब होगा 8 साल। अगर कुछ लिखा हुआ नहीं होता
तो सामान्यतः इसका जवाब हम 5 साल देंगे, पर कंडीशन स्पेसिफाई है। द पीरियोडिसिटी फॉर टेकिंग अ सेंसस ऑफ ट्रैफिक एट लेवल क्रॉसिंग, सामान्यतः समपार फाटकों पर हम सेंसस कितने समय के बाद लेते हैं? तो प्रत्येक 3 साल पर हम सेंसस लेते हैं। Whistle board along the track should be erected at what distance from the level crossing? लेवल क्रॉसिंग से कितनी दूरी पर व्हिसिल बोर्ड को लगाया जाता है? ये सभी वेल फेमस क्वेश्चन है। 600 मीटर पर लगाया जाता है। सिर्फ यही एक बोर्ड है जो रेल लेवल से 2100 mm की दूरी पर लगाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सिर्फ यही व्हिसिल बोर्ड, इकलौता यही बोर्ड है जो रेल लेवल से 2100 mm पर लगाया जाता है। बाकी ज्यादातर बोर्ड 2 मीटर और 1650 या उससे नीचे भी लगाए जा सकते हैं यार्ड वगैरह के केस में। एज पर IRPWM, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मार्क्ड ऑन अ मोटर ट्रॉली? इसमें बाकी ऑप्शन पर डिपेंडेंट सवाल थे, पर किसी भी मोटर ट्रॉली पर परमिसेबल स्पीड उस पर लिखना आवश्यक नहीं होता है। इसमें ऑप्शंस के साथ जो जवाब आएंगे उस पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 35, ट्रॉलीज इन ऑल केसेज शैल बी मैन्ड बाय हाउ मेनी मैन? ट्रॉली किसी भी हालत में कम से कम कितने आदमियों द्वारा मैंड की जानी चाहिए? तो वो सिंपल है, 4 आदमी कम से कम उसको चाहिए, और 4 आदमी वो भी जो मजबूत हों। ये बहुत क्लियरली कहा गया है कि 4 जो सक्षम आदमी हैं, जिनमें थोड़ा सा वजन वगैरह है। अब ऐसा नहीं कि 4 आदमी ऐसा हम बिल्कुल दुबले पतले ले लें जो कि उठा ही नहीं सके, तो वैसे 4 आदमी का कोई मतलब नहीं बनता है। ट्रॉली में देखिए, ट्रॉली में फर्क पड़ेगा। लकड़ी की ट्रॉली होगी तो उसका वजन अलग होगा, मेटेलिक ट्रॉली होगी, मेटल्स की बनी होगी ट्रॉली, तो उसका वजन अलग होगा। ये जो जनरली ट्रॉली की बात की जाती है, तो हम अपने कन्वेंशनल का ही मान के चल रहे हैं कि हम उस ट्रॉली की बात कर रहे हैं जो वुड की ट्रॉली है। Who enters the details of the railway affecting tank in BMS? BMS में रेलवे अफेक्टिंग टैंक की जानकारी कौन भरता है? तो जैसा कि आपको पता होगा, रेलवे अफेक्टिंग टैंक का इंस्पेक्शन कंसर्न एडीएन के द्वारा रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी के साथ करना होता है, जो सालाना एक बार होता है। तो इसका मतलब है जब सब कुछ उन्हीं के पास है तो भरेंगे भी वही। तो सहायक मंडल अभियंता द्वारा इसे भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखें। एज पर इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर और ऑफ ऑल प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट ब्रिजेज? तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिजेस के सुपर स्ट्रक्चर की जिम्मेदारी, आपने देखा होगा कि सुपर स्ट्रक्चर जो मेजरमेंट किया जाता है, हमने इसके ब्रिज वाले मैनुअल में, ब्रिज वाले डिस्कशन में हमने देखा था। तो इसका जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो एसएससी ब्रिज होगा। जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिजेस के गर्डर की बात की जाएगी तो सुपर स्ट्रक्चर एसएससी ब्रिज के द्वारा जांच किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर उनके बोलिए सर 12.2 वाला जो कंडीशन आता है, लेकिन अभी जो अगर बीएस का गड़बड़ होगा ना, तो रेट वाला तो 12 से 12.2 से ज्यादा ही होता है। The grouting pressure in the cement pressure grouting for masonry bridges shall be, ये स्टैटिक डेटा का सवाल है कि ग्राउटिंग प्रेशर सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग मशीनरी ब्रिजेज में कितना रखा जाता है? तो 2 से 4 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ये बिल्कुल स्टैटिक डेटा है, इसे बिल्कुल रट के रखने की जरूरत है। तो सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग, सीमेंट का C3 हो गया, तो आगे पीछे प्रेशर डाल दीजिए 2 से 4। याद करने के लिए थोड़ा सा टेक्निक अगर लगा दिए, सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग, सीमेंट में ही प्रेशर डालना है ना, प्रेशर आगे पीछे दोनों तरफ डालते हैं। सी का नंबर 3 होता है, तो आगे से डालेंगे तो 2, पीछे से डालेंगे तो 4, तो 2 से 4 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर आप इसे
समझ सकते हैं। भूलिएगा तो कम से कम एक कहानी तो याद आएगी मेरी। While replacing loose rivets at joints, not more than how much percent rivet at the joint shall be cut at a time? ये हमने ब्रिज वाले क्वेश्चंस के टाइम में हमने देखे थे कि 10% से ज्यादा हमको लूज रिवेट हमको कट नहीं करना है एक बार में। When used with a concrete or steel girder, elastomeric bearing permits what at the support? यानी कि कंक्रीट या स्टील गर्डर के साथ उपयोग किए जाने पर इलास्टोमेरिक बेयरिंग सपोर्ट क्या मन परमिशन देता है? तो उसमें देता है इलास्टोमेरिक बेयरिंग में लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट भी होता है और रोटेशनल मूवमेंट भी होता है, ये स्पेशल है। बाकी किसी चीज में लॉन्गिट्यूडनल होता है, किसी में लैटरल होता है, किसी में रोटेशनल होता है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट और रोटेशनल मूवमेंट दोनों की परमिशन दिया गई है। अब देखिए आपके लिए बड़ा मजेदार सवाल आ रहा है। व्हाट डज अ CRN of 5 असाइन टू ए ब्रिज कंपोनेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन इंडिकेट? तो अगर 5 किसी का CRN दिया गया है तो उसका वैल्यू क्या होगा? तो मैंने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई थी कि भाई कोई नहीं सुने तो फिर अंतिम में क्या करते हैं, एकदम कान पर बजाइए पंजा, कान हो जाएगा सुन, एकदम शांत। तो साउंड कंडीशन अगर चाहिए, कान में संयम झन आवाज आनी चाहिए, तो 5 लगा दीजिए। तो 5 यहां पर CRN, अगर जिस ऑब्जेक्ट का CRN 5 रखा जाता है तो उसको साउंड कंडीशन में कहा जाता है। ऑन ब्रिजेज विद मेन स्पान ऑफ 100 मीटर और मोर, ट्रॉली रिफ्यूजेस शुड बी प्रोवाइडेड। अब यहां पर आप देखेंगे ब्रिज के केस में बहुत सिंपल नियम दिया हुआ है, सिर्फ 2 ही नियम है। अगर ब्रिज स्पान 100 मीटर से कम है, ब्रिज स्पान अगर 100 मीटर से कम है, तो आपको हर 100 मीटर पे रिफ्यूजेस बनाने हैं। और 100 मीटर या उससे ज्यादा अगर है तो फिर हर पियर पे बनाने हैं। बस यही 2 नियम ब्रिज में आते हैं। तो इसका हो गया ओवर ईच पियर। Which of the following bridges will not be classified as an important bridges? अब यहां पर will not be classified, चूंकि ये ऑप्शंस का सवाल होगा इसलिए इसका जवाब दिया हुआ है। बाकी ये जवाब इसलिए नहीं चुना गया है इसमें क्योंकि इंपॉर्टेंट ब्रिजेस में वाटर बे 1000 कितना होना चाहिए, 1000 स्क्वायर मीटर एवं उससे एवं रहने पर उसे इंपॉर्टेंट ब्रिजेज में दिया जाता है। तो चूंकि यहां पर ऑप्शन में दिया गया था 900 स्क्वायर मीटर, तो ये गलत है, इसलिए नहीं। तो इंपॉर्टेंट ब्रिजेज में 2 चीज देखते हैं, आपका वाटर वे कितना है, टोटल वाटर वे। अगर टोटल वाटर वे 300 मीटर या उससे ज्यादा है तो उसे हम इंपॉर्टेंट ब्रिज की कैटेगरी में रख सकते हैं। या उसका टोटल वाटर वे मतलब लीनियर वाटर वे की बात कर रहा था मैं, और टोटल वाटर वे जो कि स्क्वायर मीटर में मापा जाता है वो 1000 स्क्वायर मीटर या उससे ज्यादा हो। और तीसरा, या तो चीफ इंजीनियर ब्रिज के नजर में वह इंपॉर्टेंट घोषित कर दिया गया हो। तो कुल 3 कंडीशन है इंपॉर्टेंट ब्रिजेस का क्लासिफिकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 44। After the initial checking of camber of a pre-stressed concrete girder, 1 year after its installation, further checking of camber is to be done once in. Pre-stressed concrete girder होगा, उसका पहला जो टेस्ट होता है इंस्टॉलेशन के 1 साल के बाद किया जाता है। लेकिन सब्सिक्वेंट जो बाकी टेस्टिंग होती है वो 5 साल के बाद की जाती है। तो इसमें 2 ढंग से सवाल पूछे जाते हैं कि पहली टेस्टिंग कब होती है और पहली के बाद सब्सिक्वेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। 45। एज पर इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल, द फिनिशिंग कोट फॉर पेंटिंग स्टील गर्डर्स इन एरियाज सीवियर कोरेजन शैल बी। यानी कि
स्टील गर्डर ब्रिजेज जो कि सीवियर कोरोजन प्रोन एरिया में है, सीवियर जहां कोरोजन है, वहां पर जो फिनिशिंग कोट डाली जाएगी वो एल्युमिनियम पेंट की डाली जाएगी। द नीड फॉर पोस्टिंग अ वॉचमैन The need for posting a watchman at bridges during the monsoon period is decided by। तो ब्रिज पोस्ट पर वॉचमैन को पोस्ट करना है, तो ये चीजें ऑलरेडी मॉनसून पेट्रोलमैन में पहले से डिफाइन कर ली जाती है वल्नरेबल लोकेशन को। और वल्नरेबल लोकेशन का डिसीजन कौन करता है? डिविजनल इंजीनियर करता है। तो चूंकि जो वल्नरेबल लोकेशन को डिसाइड किया है, कि जिसने वल्नरेबल लोकेशन आइडेंटिफाई किया, इसका मतलब वो चाहता है कि वहां पर वॉचमैन रखा जाए, तभी तो उसे वल्नरेबल लोकेशन उसे डिसाइड किया है। तो चूंकि डीएन डिसाइड करते हैं, इसी कारण से यहां पर दिया हुआ है कि नीड फॉर पोस्टिंग ऑफ वॉचमैन, यानी कि वल्नरेबल लोकेशन आपको डिसाइड करना है, तो वो डिविजनल इंजीनियर के द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 47, द वेंटिलेशन काउज्ड बाय The ventilation caused by airflow induced by train traveling inside a tunnel at a relatively high speed is called। सुरंगों में जो अपेक्षाकृत उच्च गति से चलने वाली ट्रेन द्वारा जो वायु प्रवाह के कारण जो वेंटिलेशन पैदा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे नेचुरल वेंटिलेशन यहां पर नाम दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर शैल इंस्पेक्ट एवरी कटिंग इन हिज जुडिशन। देखिए, दो चीजें जो असिस्टेंट इंजीनियर है जो हमेशा मॉनसून के पहले करता है, एक जो कटिंग की जांच होती है और एक टनल की जांच होती है। तो कटिंग और टनल, इन दोनों की जांच मॉनसून के पहले वो करते हैं। बाकी ज्यादातर जो ब्रिजेस के संदर्भ में या वाटर लेवल के संबंध में वो बाद में करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा, और ये सालाना एक ही बार करना होता है, क्योंकि मॉनसून भी साल भर में एक ही बार आता है। क्वेश्चन नंबर 49, वेयर इज पेटी रिपेयर बुक केप्ट। ये आ गया वर्क्स मैनुअल से सवाल हमारा। तो पेटी रिपेयर बुक कहाँ रखा जाता है? तो पेटी रिपेयर बुक ऐसी जगहों पर रखा जाना चाहिए जहां स्टाफ, वर्किंग स्टाफ और रेजिडेंशियल स्टाफ के लिए इजिली एक्सेसिबल है। तो सभी स्टेशनों पर पेटी रिपेयर बुक रखे जाते हैं। पेटी रिपेयर का बुक मतलब मरम्मत के काम काजों के लिए छोटी मोटी शिकायतें। हाइट को तो यूनिक होता है कि उस स्टेशन पर नहीं लाइट चलेगी, अगला स्टेशन को रखना पड़ेगा जहाँ उसका स्टाफ नहीं रहता। और 50वां सवाल, ऑल फुट ओवर ब्रिजेज आर टू बी इंस्पेक्टेड बाय द असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। सभी फुट ओवर ब्रिजेज को प्रति वर्ष 20% की दर से इंस्पेक्ट किया जाना चाहिए। तो 20% यानी पूरा करने में उन्हें 5 साल लग जाएंगे, यानी 5 साल में एक बार उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी एफओबी की जांच कर देनी चाहिए। यहाँ 5 साल का तात्पर्य बिल्कुल ऐसा नहीं लगाना चाहिए कि 5 साल में एक बार करना है, कि मान लिया कि 50 हैं तो जनवरी 2000 में एक किए, 2005 में फिर जाके 50 को कर दिए। 20-20% की दर से ही उन्हें हर साल करने हैं, ताकि हर एफओबी का अगला शेड्यूल 5 साल के बाद आ जाए। क्वेश्चन नंबर 51, इंडियन रेलवे पीओ मैनुअल के आधार पर जो मिनिमम लेवल का सुपरवाइजर है डिसमेंटलिंग साइट का, वो कौन हो सकता है? तो वो है एसएससी इंचार्ज ही हो सकता है इसका मिनिमम लेवल का। विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज वाटरिंग एंड कैरेज वॉशिंग हाइड्रेंट्स। तो स्वाभाविक है कि ये हमारे पास किसका, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल, लीजिए इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल का सवाल आ गया। द मैक्सिमम डिजायरेबल वैल्यू ऑफ टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड इन ड्रिंकिंग वाटर इज।
जो डि, जो पीने का पानी है उसमें अधिकतम डिजॉल्व सॉलिड कितना हो सकता है? 500 मिलीग्राम प्रति लीटर? टीडीएस बोलते हैं हाँ। बोलता है कि टीडीएस 500 तक है, यही चीज है आरओ का एक टीडीएस आरओ का जो बोलते हैं कि आरओ कितना होना चाहिए 500 तक मैनुअल दिया हुआ है बाकी तो आरओ 7500 के आसपास यूज करा टीडीएस के एक टोटल रिजल्ट है जो आरओ का टीडीएस है यही टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड एज पर IRWM द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन ए सीवर लाइन। तो कम से कम सीवर लाइन की वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 1 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, तभी वो उसे अपनी ही स्पीड से उसे सफाई करता हुआ रहेगा। अगर इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो फिर सीवर का स्कोरिंग चालू हो सकता है। प्रोविजन ऑफ सेफ्टिंग टैंक विद सोक पिट या फिल्टर बेड इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर टॉयलेट्स। किस प्रकार के टॉयलेट में किस प्रकार के सेफ्टिंग टैंक जो सोकपिट और फिल्टर बेड नहीं सुटेबल है? तो जो अर्बन एरियाज में जो हैविली बिल्ट अप अर्बन एरियाज है ऐसी कॉलोनियों के लिए इस प्रकार के सोकपिट और फिल्टर बेड वाले सेफ्टी टैंक वाले प्रोवाइड सुटेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, the maximum distance between the adjacent boundary pillars provided at the railway boundary should be। तो दो रेलवे पिलर्स के बीच में रेलवे बाउंड्री पिलर्स के बीच में जो दूरी रखी जाती है वो अधिकतम 50 मीटर की हो सकती है, यानी 50-50 मीटर पर आपको बाउंड्री मोटाम लगाने हैं। जो सेक्शन लगते हैं सर एक लेफ्ट में लगा एक राइट में इधर हुआ तो नेक्स्ट 50वां राइट लगेगा नेक्स्ट 50वां वापस लेफ्ट में लगेगा 100 मीटर ऐसे करके मतलब अल्टरनेटिवली दोनों साइड में लगाए जाते हैं। Which category of encroachment is removed by taking action under the PP Act? किस तरह के इंक्रोचमेंट को पीपी एक्ट के तहत में, पीपी एक्ट में जो इविक्शन ऑफ अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स हैं तो उसमें ए कैटेगरी वाले जो इंक्रोचमेंट्स हैं उन्हें पीपी एक्ट के तहत हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, allowing the use of railway land for a specific purpose like passage without conferring any right of possession to the party is called। बिना अधिकार दिए हुए रेलवे के जमीनों से कुछ चीजें पास करने का, यूज करने का, इस प्रकार का रेलवे लैंड में इसको क्या बोलते हैं? वे लिफ्ट फैसिलिटीज। उनको हमने वो अपनी जमीन दी नहीं है, सिर्फ वहां से पास करने का इजाजत दिया है, उनका उन पर कोई भी अधिकार नहीं होता, सिर्फ यूज ही उतना कर सकते हैं, वो भी सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो इसे इन तरह की सुविधाओं को वे लिफ्ट फैसिलिटीज कहा जाता है। इंडियन रेलवे पीवे मैनुअल, द साइज ऑफ द GAD फॉर रोड ओवर ब्रिजेज शुड बी। जो GAD बनाए जाते हैं ROV के लिए, उसके लिए जो सीट इस्तेमाल की जाती है वो सीट का साइज कौन सा होता है? A0। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इंडिकेट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ एनी वर्क। ये बड़ा फेमस सवाल है फाइनेंस का। अब स्ट्रिक्ट एस्टिमेट किस लिए बनाया जाता है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए अब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट बनाया जाता है, सही है ना? और टेक्निकल अप्रूवल के लिए डिटेल्ड एस्टिमेट बनाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है फाइनेंस के, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। No technical and financial credentials are required for open tender with an advertisement up to the value of 2। कितने वैल्यू तक के टेंडर्स के लिए, ओपन टेंडर्स के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल क्रेडेंशियल के लिए आवश्यकता नहीं होती है? 50 लाख तक की वैल्यू का अगर टेंडर होगा
तो उसके लिए आपके पहले से आपने कोई काम किया है नहीं किया है ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हर चीज के लिए अनुभव चाहिए, लेकिन पहली बार तो अनुभव के लिए मौका चाहिए। इसलिए 50 लाख तक के कामों के लिए सिर्फ मौका दिया जाता है, अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं तो सरकार बोलेगी अनुभव चाहिए तो कहाँ से लाए, पहले मौका तो मिले। इसलिए गवर्नमेंट ने पहले मौका भी दे दिया, इन मौके का इस्तेमाल करके अनुभव इकट्ठा कीजिए, फिर बड़े प्रोजेक्ट आप कीजिए। The successful tender must deposit what? After the issue of the letter of acceptance in LOA, but before signing the contract agreement. कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करने के पूर्व और टेंडर सक्सेसफुल हो जाने के बाद, इन दोनों के बीच में जब तक भाई ये दक्षिणा नहीं दी जाएगी, आगे सिग्नेचर नहीं होगा। तो परफॉर्मेंस गारंटी पीजी जो अगर वो नहीं भरता है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन तभी होगा जब पीजी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा रेलवे को भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, हाउ मच मिनिमम क्लीन बैलास्ट क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग बेटर क्वालिटी आउटपुट बाय द टैंपिंग मशीन। पहले भी डिस्कस किया था हमने कि टैंपिंग के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो कितना है, 150 mm। क्वेश्चन नंबर 64, विच टैंपिंग मशीन गिव्स मैक्सिमम आउटपुट इन पैकिंग इन नॉर्मल ट्रैक। सबसे बढ़िया मशीन कौन सी है? तो सबसे बढ़िया मशीन है टैंपिंग एक्सप्रेस 3x टैंपिंग, 3 गुना आउटपुट देती है, 3 स्लीपर एक बार में। वर्किंग ऑफ डायनामिक ट्रैप स्टेबलाइजर इन टनल्स। क्या टनल में डीटीएस को चलाया जा सकता है? तो डीटीएस को टनल में नहीं चलाया जाना चाहिए, क्योंकि उसके वाइब्रेशन के कारण टनल्स में दरारें आ सकती है, और टनल एक पूरा क्लोज्ड एरिया है, इसलिए वहां पर डीटीएस का इस्तेमाल वहां पर वर्जित है। ब्रिज पे भी नहीं चलाते हैं, क्योंकि ब्रिज पर भी वाइब्रेशन के कारण से अगर दोनों ब्रिज के वाइब्रेशन और उसके जो हर्ड अगर मिल गया तो वहां भी उसका नुकसान उठाने के लिए रहेगा। ऐसी कोई भी जगह है जिसके कारण डीटीएस चलाने के बाद उसके वाइब्रेशन का साइड इफेक्ट अगर होगा तो उस जगह पर डीटीएस नहीं चलाई जाएगी, एक सामान्य बात हो गई। यहां वाइब्रेशन के कारण अगल बगल के स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिसका कि दुर्घटना में परिवर्तन हो सकता है, ऐसी जगहों पर डीटीएस को नहीं चलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, द रेटेड आउटपुट ऑफ बैलास्ट क्लीनिंग मशीन इन प्लेन ट्रैक। बीसीएम का प्लेन ट्रैक में रेटेड आउटपुट कितना होता है? बड़ा बढ़िया है, जितना टीआरसी का ब्लॉक होता है उतना ही बीसीएम का रेटेड आउटपुट होगा। और बीसीएम का क्या होता है प्लेन ट्रैक में? बी फॉर 2, इसलिए 2। लेकिन अगर एसबीसीएम की बात की जाए तो छोटा भाई हो गया उसका, शोल्डर बैलास्ट क्लीनिंग मशीन, कितना हो जाएगा उसका? तो एसबीसीएम में 400 मीटर प्रति प्रभावी ब्लॉक घंटे करती है, जो इफेक्टिव आवर्स रहते हैं। बाकी के जो टाइमिंग जाने आने सेटिंग टाइम उसको घटा करके जो इफेक्टिव आवर्स होते हैं उसके हिसाब से इसका आउटपुट मिलता है। विच मशीन विल नॉट बी पार्ट ऑफ द ग्रुप इफ मल्टीपल मशीन्स वर्क टुगेदर। अगर कई मशीनें ज्वाइनिंग में काम कर रही है तो उसमें कौन सी मशीन काम साथ में काम नहीं कर सकती? तो ये ऑप्शंस के आधार पर पता चल जाएगा कि आरजीएम ग्रुप में काम नहीं करती किसी मशीन के साथ में, वो तो खुद ही अकेले काम करती है, वो ग्रुप में कर ही नहीं सकती। हाँ, वो अपने आप खुद ही एक बड़ी ग्रुप है। रेल ग्राइंडिंग मशीन कैन वर्क एट विच लोकेशन। किन लोकेशनों पर रेल ग्राइंडिंग मशीन काम कर सकती है? तो इसमें भी ये ऑप्शंस पर डिपेंड कर रहा था। तो ब्रिज विद गार्ड रेल, यहां वाले स्थानों पर भी काम कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 69, द मिनिमम ब्लॉक ड्यूरेशन स्टिपुलेटेड फॉर बीसीएम मशीन वर्किंग प्लेन ट्रैक इज। तो बीसीएम को इफेक्टिवली काम करने के लिए
उसे कम से कम 3 घंटे का ब्लॉक चाहिए। बड़ा सुंदर सवाल है। द मेडिकल फिटनेस कैटेगरी रिक्वायर्ड फॉर द एसएससी ट्रैक मशीन इज। सभी एसएससी और जेई के जो मेडिकल फिटनेस है, जो कि सुपरवाइजरी नेचर में काम करते हैं और जो सेफ्टी डिपार्टमेंट में कनेक्टेड हैं, उन सभी को A3 पास होना होगा। ड्राइंग एंड डिजाइन छोड़ दें तो बाकी जितने भी सेफ्टी कैटेगरी में जेई और एसएससी हैं, उन सबको A3 मेडिकल कैटेगरी पास करना होता है। वर्क्स में नहीं है, वर्क्स में सेफ्टी कैटेगरी में तो आ गए हैं, सेफ्टी कैटेगरी में आ गए हैं, पर अभी तक मेडिकल इनका अलग से कुछ क्राइटेरिया डिसाइड होकर के नहीं आया है। अभी तक तो इनके ट्रेनिंग का भी नहीं आया है, प्रमोशनल ट्रेनिंग कंपलसरी का। क्वेश्चन नंबर 71, इन विच केस एन एम्प्लॉय शैल नॉट बी डीम्ड टू परचेस प्रोफिशिएंसी इन हिंदी। एक इसमें ऑप्शंस था, इसमें कई और ऑप्शन होंगे। उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था कि यदि वह धारा प्रवाह हिंदी बोल सकता है, किस स्थिति में किसी कर्मचारी को हिंदी में प्रवीणता रखने वाला नहीं माना जाएगा। कि वह हिंदी धारा प्रवाह बोल सकता है, तो बोलने के बजाय उसके जो उसके डेफिनेशंस हैं वो जरूरी है। अगर उसने लिखित में दिया हो या निर्धारित तो योग्यता रखता हो, तब जाके खाली बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ अ रेलवे एम्प्लॉय वर्किंग इन केरला wants to record a note on file in हिंदी, तो हिंदी में लिखने के लिए भारतवर्ष में किसी को मनाही नहीं की गई है, क्योंकि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ये उपयोगी तथ्य है, इसलिए वो कर सकता है, कोई रिकॉर्ड नहीं, दिक्कत नहीं है। What is the periodicity of the meeting of the town official language implementation committee? ज्यादातर आप हिंदी के जो कमेटियां हैं वो देखिएगा, इस प्रकार के राजभाषा वाले 3-3 महीने पर हैं। ये जो टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी होती है, जो शहर में रहती है, जिसमें केंद्रीय सरकार के कर्मचारी उसमें भाग लेते हैं, और उस शहर के जो सबसे सीनियर मोस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, वो उसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये 6 महीने में एक बार किया जाता है। बाकी डिवीजन में जो राजभाषा की समितियां होती है वो 3 महीने में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड गिवन फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक्स इन हिंदी ऑन टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट। टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट हमारे प्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, जिन्होंने जय जवान के बाद जय किसान का नारा दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेंटिव गिवन टू रेलवे एम्प्लॉय फॉर पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन। हिंदी एग्जामिनेशन पास करने के बाद उन्हें एक मुफ्त अवार्ड तो दिया जाता है, परंतु किसी को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं दिया जाता है इस आधार पर। Which of the following language is not included in the 8th schedule of the Constitution of India, though it is the official language in the some states? अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसे कि हमारे 8वें शेड्यूल में जगह नहीं मिली हुई है, इसके बावजूद भी यह भारत में बहुतायत में पाई जाती है। बहुत स्टेट में बोली जाती है, संविधान, संसद, हर जगह इसका उपयोग होता है, पर यह 8वें शेड्यूल की कुल जो 22 भाषाएं हैं उसमें इसको जगह नहीं मिली है। यानी अभी भी सचमुच में यह एक विदेशी ही है, इसे 8वें शेड्यूल में इसको अभी तक नागरिकता नहीं मिली है। जबकि एक विदेशी भाषा है जिसको कि नागरिकता मिली हुई है, और वो है नेपाली। 22 भाषाओं में एक ही विदेशी भाषा है जिसको कि नेपाली को जगह मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 77, ये सारे राजभाषा के सवाल हैं। Which was the main language used for the official purpose of the Union of India up to 1965? 1965 तक शुरुआती नियम में डाला गया था कि 1965 तक जो मेन लैंग्वेज रहेगा वो कौन सा रहेगा, इंग्लिश रहेगा। उसके बाद इंग्लिश को कंटिन्यू करना था, जिसके लिए बाद में नियम बना दिए गए 1963 राजभाषा अधिनियम 1963, और उसके आधार पर इसे वापस आगे भी
सहायक भाषा के तौर पर, कार्यकारी भाषा के तौर पर रखा गया। नहीं तो 1965 के बाद इसे समाप्त हो जाना था, लेकिन 1965 के पहले 1963 में एक नियम बना करके इसे कंटिन्यू कर दिया गया, जो अभी तक कंटिन्यू है। Who was the first chairman of the committee which was formed on the recommendation of official language rule, official language commission, sorry। पहले चेयरमैन, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के पहले चेयरमैन, यहां पर ये गलत आंसर आ रहा है, सही है? जी खेर पता है उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था ना, सही है, उसके ऊपर सही है। ये बनाई थी यहां पर बात किसकी हो रही है? रिकमेंडेशन की। एक कमेटी की बात कर रही है। हाँ, उसने कमीशन नॉमिनेट के किया जो था थे कमीशन में। वो बीजी खेर थे। जो कमीशन बनी थी ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, उसके बीजी खेर थे। और उसके ऊपर बाद में जो कमेटी बनी उसके सिफारिशों के आधार पर उसके गोविंद वल्लभ पंत। जांच के लिए कमेटी Which committee reviews the progress made in the propagation of Hindi in any ministry or department? कौन सी कमेटी जो है वो रिव्यू करती है हिंदी के प्रचार प्रसार को? उसका नाम है हिंदी सलाहकार समिति। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976, जिसकी कि हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी, यस, नियम ही तमिलनाडु पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए ये सिर्फ यही एक राज्य है जिस पर कि ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 लागू नहीं होता है। इसी चलते इसे क, ख और ग क्षेत्र किसी भी क्षेत्रों में गिनती नहीं रखा जाता है। अब आपके पास आ रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित सवाल। तो पहला सवाल है कि टोटल नंबर ऑफ लीव ऑन एवरेज पे दैट कैन बी इनकैश्ड बाय अ रेलवे एम्प्लॉय ड्यूरिंग देयर इंटायर सर्विस शैल नॉट एक्सीड। यहां पूछा गया है ड्यूरिंग देयर सर्विस, नॉट इन कंप्लीट सर्विस, सर्विस के दौरान में। तो सर्विस के दौरान में आप जो एलएपी इनकैश कर सकते हैं वह 10-10 छुट्टियां लेकर के 6 बार, अधिकतम 6 बार 60 छुट्टियों को इनकैश कर सकते हैं। तो वो यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी। में ये जो बैलेंस जो है वो कहीं मैंने एसओपी में 30 दिन पड़ा है, कहीं 60 दिन लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। क्वेश्चन नंबर 2, a group B railway officer can accept a gift of a value up to on the occasion of a religious function from near relatives having no official dealing। अपने वो नजदीकी रिश्तेदारों से गिफ्ट ले सकता है जिसके साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, और उसके लिए उसे सरकार को खबर करने की भी जरूरत नहीं है। तो उसकी लिमिट है 15,000 रुपए। 15,000 रुपए तक का ही गिफ्ट कोई ऑफिसर, ग्रुप पी ऑफिसर ले सकता है, और वो भी नजदीकी रिलेटिव से, लेकिन उनके साथ ऑफिशियल डीलिंग किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो रेलवे में काम कर रहे हो या मतलब रेलवे में कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उनका हो, इस प्रकार का व्यवस्था नहीं होना चाहिए। ये इसी का हिंदी वर्जन में है। क्वेश्चन नंबर 3, Who among the following will not be considered as family member as per definition of the railway pass rule? रेलवे पास रूल में जो दिए गए हैं उनमें से कौन, इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो बेटियां 25 साल से नीचे तक की अनमैरिड हो तो भी, विडो डॉटर लाइफ टाइम के लिए है, सन जो कि 20 साल का हो चुका है और पैसे कमा रहा है, अगर पैसे कमा रहा है तो उसे निकाल दिया जाएगा, उसे लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा। लेकिन 24 साल तक का भी बच्चा है, अगर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है तो उसे पास की श्रेणी में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द करेंट रेट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस पेएबल टू अ रेलवे एम्प्लॉय रिजाइडिंग इन बाई क्लास सिटी। अब बाई क्लास सिटी में कितना होगा उसका बेसिक? तो ये क्वेश्चन चूंकि पुराना है तो उस समय यहां पर 18% था, अभी यह 20% हो गया है एक करंट रेट में। जिसमें ये वीडियो बन रहा है उस समय ये
20% हो गया है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन को हम यहाँ पर गलत कह सकते हैं, ये गलत है। और इसका जवाब होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल हॉलीडे नहीं है? तो रिपब्लिक डे, महात्मा गांधी की जयंती और जवाहरलाल नेहरू बर्थडे, इंडिपेंडेंस डे। तो ऊपर वाले तीनों हैं। चौथे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू बर्थडे है, वो नेशनल हॉलीडे की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। At the division level, the divisional officer should meet the branches of the recognized union। तो रिकॉग्नाइज्ड यूनियनों के साथ प्रत्येक 2 महीने पर मीटिंग की जाती है, जिनमें से कोई भी दूसरे ट्रेड यूनियन हो सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से प्रत्येक 2 महीने पर होती है, और यूनियंस को मौके, अगर 2 यूनियन है तो उन्हें हर 4 महीने पर एक बार पीएनएम करने का मौका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7। द मैक्सिमम टाइम ऑफ अपीलिंग against any penalty imposed on a railway employee is normally from the date on which the penalty order is delivered to the employee। पेनाल्टी एनआईपी मिलने के बाद अपील करने का जो समय है वो 45 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 8। ऑफिसर्स अप टू विच हाईएस्ट ग्रेड आर इशूड ब्रोंज पास एज ए ड्यूटी पास। ड्यूटी पास के तौर पर ब्रोंज पास किस लेवल तक के ऑफिसर्स को दिया जाता है? तो सिलेक्शन ग्रेड तक के ऑफिसर को, सिलेक्शन ग्रेड के ऑफिसर को ब्रोंज पास ड्यूटी पास के तौर पर दिया जाता है। अगला सवाल है, A railway employee is deemed to have been placed under suspension if detained in police custody for a period exceeding। अगर किसी रेलवे एम्प्लॉय को 48 घंटे से ज्यादा समय के लिए पुलिस कस्टडी में डिटेन किया गया है, तो स्वाभाविक तौर पर उसे सस्पेंड मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। हु अपॉइंट्स द प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन मेजर पेनाल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन। तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने का अधिकार किनके पास है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को होता है। एनी रिक्वेस्ट रिसीव्ड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ। जब कोई रिक्वेस्ट आरटीआई के अंतर्गत में आती है तो उसे हमें 30 दिन के अंदर में डिस्पोज ऑफ करना होता है। अगर रिलेटिव ऑफिसर ने ऐसा नहीं किया है तो उस पर पेनाल्टी भी इंपोज की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12। द एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट अपार ऑफ ऑल ग्रुप सी रेलवे एम्प्लॉय शुड प्रेजेंटली बी डील्ड विद ऑन विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो अभी जो अपार है वह एचआरएमएस के थ्रू ही दिया जाता है। जब एचआरएमएस भरते हैं तो उसमें एक अलग से ऑप्शन दिया जाता है कि एचआरएमएस अपार भरने के लिए, लॉगिन करने के लिए। तो एचआरएमएस के थ्रू अभी सभी ग्रुप सी कर्मचारियों का वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल द सिलेक्शन फॉर द अपॉइंटमेंट टू ग्रुप बी पोस्ट शुड नॉर्मली बी हेल्ड। तो सामान्यतः यह 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। If a railway employee has used all privilege passes for a calendar year, under which circumstances can one more privilege pass be issued? अगर सारे पास खत्म हो गए हैं तो किस परिस्थिति में वो अगला पास ले सकता है? पास तो उसे इशू हो जाएंगे, एक एडवांस पास इशू हो जाएगा, पर उसकी यात्रा 1 जनवरी के पहले वो नहीं कर सकता है। 1 जनवरी से के बाद ही उसकी यात्रा कर सकता है, 1 जनवरी से उसकी यात्रा कर सकता है। What is the full form of PREM?
PRAEM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट। अब हम फाइनेंस से संबंधित सवाल देखते हैं। एक्सपेंडिचर फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओवर एज ट्रैक इज जनरली चार्ज टू विच फंड? अधिक आयु वाले रेलपथ के प्रतिस्थापन का खर्चा सामान्यतः किस फंड में लिया जाता है? इट इज कॉल्ड DF। डी DF की DR? DRF होगा, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सपेंडिचर फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज इज चार्ज टू डिमांड नंबर ऑफ ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेज। ब्रिज के मेंटेनेंस को किस डिमांड नंबर में चार्ज किया जाता है? तो ब्रिज को 4 नंबर डिमांड में चार्ज किया जाता है, ब्रिज के मेंटेनेंस को। Which department is responsible for finalizing the contracts related to sale of PVS scrap? PVS scrap के जो सेल हैं उसको फाइनलाइज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो डिपार्टमेंट होगा वो कौन है? स्टोर डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 19, द रिप्लाई to the audit inspection report of a division office is sent by the concerned officer in charge to। किसी भी ऑडिट इंस्पेक्शन की रिपोर्ट किसी डिवीजन ऑफिस से कंसर्न उसी वहीं के ऑफिस इंचार्ज अकाउंट ऑफिसर के ऑफिसर इंचार्ज को भेजी जाती है। अगला सवाल है, अकाउंट्स अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम वेंडर्स फॉर द कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाइड टू डेम इज अकाउंटेड अंडर विच सब मेजर हेड ऑफ द रेलवे अर्निंग? बहुत ध्यानपूर्वक याद करने वाली चीजें हैं ये जो वेंडर्स को पानी सप्लाई दी जाती है रेलवे के द्वारा, उसको रेलवे अर्निंग के किस मेजर हेड में उसे जमा किया जाता है? सब मेजर हेड में। तो इसे सन्ड्री अदर अर्निंग्स में रखा जाता है और एब्स्ट्रैक्ट जेड में रखा जाता है, सबसे लास्ट एब्स्ट्रैक्ट जेड। अर्नेस्ट मनी या बिड सिक्योरिटी इज डिपॉजिटेड कब करते हैं? अर्नेस्ट मनी या बिड सिक्योरिटी क्यों दी जाती है? ताकि कॉन्ट्रैक्टर फाइनलाइजेशन होने के पहले कॉन्ट्रैक्ट छोड़ करके भाग न जाए। इसका इसलिए पहले इसका नाम EMD हुआ करता था, जिसे बदल करके अभी नाम बिड सिक्योरिटी कर दिया गया है। तो नाम से स्वतः स्पष्ट हो रहा है बिड की सिक्योरिटी करने के लिए जो पैसा लिया जाता है दैट इज कॉल्ड बिड सिक्योरिटी। इसका मतलब हो गया इसे पहले ही जमा करना पड़ेगा व्हाइल सबमिटिंग द टेंडर। क्वेश्चन नंबर 22, a reduction in the value of any asset over a period of time is called। जब किसी वस्तु की कीमत समय गुजरने के साथ साथ घट जाती है तो इस प्रकार की वस्तु को क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन। ऑन विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज गुड एंड सर्विस टैक्स GST नॉट एप्लीकेबल? किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में GST एप्लीकेबल नहीं है? भाई सब जगह लगता है, इसलिए नन ऑफ द ऑप्शन, GST से छुटकारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 में चलें। वह विच इज सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ एन आइटम व्हेन नो अदर मेक या ब्रांड इज सुटेबल? कभी कभी कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ एक ही कंपनी बना रही है, तो फिर उस स्थिति में अगर कोई और मेक नहीं है और कोई ब्रांड नहीं है, एक ही व्यक्ति है, वन मैन आर्मी की पोजीशन बन रही है, तो वैसे कंडीशन में फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स का नियम है कि कंपटीशन डेवलप करना और बेस्ट वन को चुनना, वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में PSC सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है जिसका नाम है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेज ऑफ न्यू ट्रैक मशीन इज इंक्लूडेड इन। अगर हमें न्यू ट्रैक मशीन को परचेज करना है तो उसे कहां शामिल करना पड़ेगा?
तो उसे रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम में शामिल करना पड़ेगा, तभी किसी नए ट्रैक मशीन को परचेज किया जा सकता है। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर इंडियन रेलवेज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है इंडियन रेलवे कैपिटल एक्सपेंडिचर का? तो वो आईपीओ जारी नहीं होती। ऐसा कोई जनरल पब्लिक के लिए हम आईपीओ जारी रेलवे के द्वारा नहीं किया जाता है, तो ये फंडिंग का सोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर नेसेसरली रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट? बड़ा बहुमूल्य सवाल है, इसको याद रखने की आवश्यकता है। तो जो वोटेड एक्सपेंडिचर होते हैं उसके लिए पार्लियामेंट में वोट होता है, इसलिए उसका नाम वोटेड एक्सपेंडिचर है। उसके बाद ही उस पैसे को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जा सकता है, अदरवाइज से हम उसको पैसे को खर्च नहीं कर सकते। द प्राइमरी यूनिट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट का प्राइमरी यूनिट क्या है? तो PU32। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल फाइनेंशियल रूल्स आर फ्रेम्ड बाय, जीएफ रूल्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं? उम्मीद करता हूं कोई फाइनेंस वाला ही बना पाएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये संभवतः हमारे आज का आखिरी सवाल आ रहा है। इन इंडियन रेलवेज ऑल द एक्टिविटीज आफ्टर अवार्डिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आर डेल्ट विद ऑन विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? अभी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हो गए हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और उनका नाम है इंडियन रेलवे WCMS, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, इसमें एक खास बात थी कि जो एक्टिविटीज है, सॉरी, वर्क अवार्ड होने के बाद वो डीलिंग की बात इसमें की गई थी। तो एक बार वर्क अवार्ड हो जाएगा उसके बाद जो सारी डीलिंग है वो IRWCMS में हो जाएगा। इस पर वर्क कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं होता है, वर्क अवार्ड हो जाने के बाद इसमें डीलिंग की जाती है। बात करते हैं IREPS। आया प्रोजेक्ट पर